गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका विवेक सर वेलकम करता हूँ वीसीसी फिजिक्स फन में। तो मैंने ये चैप्टर क्लास लेवल का शुरू किया आप लोग के लिए। तो लेक्चर 1 में मैंने आपको यूनिट्स के बारे में समझाया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 2 में मैं आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन के पार्ट 2 में लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। और एक एक्चुअल सी बात ये है कि डायमेंशन से पिछले जितने भी एग्जाम इंजीनियरिंग मेडिकल के हुए हैं, 2 क्वेश्चन डायमेंशन और एरर से जरूर आते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर डिवाइड करके रखा गया एनसीईआरटी में, स्टार्ट जहाँ से हुआ यूनिट एंड डायमेंशन, वो आपको हर एग्जाम में इससे आपको सवाल मिलेगा। तो यूनिट के बारे में तो पिछले चैप्टर में थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने समझा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको फिजिकल वर्ल्ड में एक यूनिट की जरूरत है, वरना किसी भी चीज को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सिमिलरली हर यूनिट या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग ने फिजिक्स को एक स्टैंडर्ड वे में लेते हुए, एक और डेप्थ नॉलेज लेते हुए, वो जो आपका 7 यूनिट्स था उसको डायमेंशंस के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। तो बड़ा सिंपल सा आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रिप्रेजेंट। मतलब हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास के लिए सपोज कीजिए मैं m ले लेता हूँ, लेंथ के लिए मैं l ले लेता हूँ, टाइम के लिए मैं t ले लेता हूँ, एम्पियर के लिए a ले लेता हूँ। इस तरह से आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। मैं 4 यहाँ आपको समझाने के लिए लिया हूँ। बाय डेफिनेशन डायमेंशन आप कह क्या सकते हो सिंपलीफाइड वे में कि कोई भी फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर आप क्या पावर लगाते हो। ये ABC क्या है? पावर। ये जो पावर है, पावर या एक्सपोनेंट जो बोलो, पावर हो गया या एक्सपोनेंट हो गया, यही आपका डायमेंशंस कहलाता है। किसी भी फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर आपका क्या पावर है, आपका क्या एक्सपोनेंट है, उसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमको चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या चाहिए? डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से ही हम इसको रिपीट कर सकते हैं। तो अब किसी भी चीज का डायमेंशन निकाले कैसे? तो यहाँ आप देख सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी पावर्स में ये आपका डीसी पांडे का बुक है, मैंने कल भी बताया था, मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। अब यहाँ देखिए, जैसे वेलोसिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखते हैं इसको हम लोग समझेंगे। वेलोसिटी आप लोग ने 9th में थोड़ा सा तो पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी डायमेंशन लिखने के लिए आपके पास फॉर्मूला होना बहुत जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमने l ले लिया, और टाइम को हम t से मेजर करते हैं, उसके लिए t ले लिया। मास यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अगर कुछ नहीं है तो 1 है, 0 हो गया पावर। तो वेलोसिटी का डायमेंशन आप लिख सकते हैं, मास कुछ नहीं है, l का पावर आप देख रहे हो क्या है, 1 है, और t का पावर आप देखोगे तो क्या है, -1। तो ये आपका वेलोसिटी का डायमेंशन बन गया। सपोज कीजिए आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशन चाहिए। एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो आप यहाँ देखोगे कोई भी डायमेंशन लिखने के लिए हमको फॉर्मूला का जरूरत होता है, और ये डायमेंशन आपका जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसके पावर्स का है। देखो स्टैंडर्ड यूनिट मास है, उसका पावर यहाँ 0 है, लेंथ उसका पावर 1 है, t उसका पावर -1। तो एक्सेलरेशन का अगर हम डायमेंशन लिखते हैं तो वेलोसिटी का डायमेंशन आप ऊपर से लिखो, m पावर इसका 0 है, लेंथ 1 है, t का पावर -1। ये वेलोसिटी हो गया, और टाइम t का पावर 1। अगर ये t ऊपर चला गया तो आपका फाइनली बन गया m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -2। तो आपने एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन लिख दिया। इसी तरह आप यहाँ देखोगे सारे चीजों का डायमेंशन लिखा हुआ है।
वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, उसके लिए फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखते हो। फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पर आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हो और आप यहाँ पर यूनिट्स भी लिखते हो। तो डायमेंशन कैसे लिखना बड़ा सिंपल है। आपको अगर फोर्स का लिखना है तो फोर्स का पहले फॉर्मूला लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास में इसका डायमेंशन हो गया m का पावर 1 क्योंकि यहाँ पर 1 है, और एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं l का पावर 1 t का पावर -2। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt -2। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला को लिखते हैं। ये बड़ा सिंपल है, आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारा यहाँ पर दिया है। अगर आपको कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, आपको यहाँ पर उस क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उस फॉर्मूला पता होने के बाद हम स्टैंडर्ड यूनिट्स उसका लिखेंगे, मास, लेंथ, टाइम, एक्सेलरेशन, एम्पियर, कैंडेला, कुछ भी, और उसके ऊपर उसका पावर लिखेंगे। तो सिंपल वे है डायमेंशन लिखने का, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा आसान है ये। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसका डायमेंशन आराम से लिख सकते हैं। आप कहोगे सर मास, लेंथ, टाइम नहीं लिख रहे और कुछ नहीं होता है। अगर आप करंट का लोगे तो I बराबर होता है चार्ज, इसको हम Q से डिनोट कर सकते हैं, बाय टाइम। तो चार्ज का अगर आप डायमेंशन लोगे तो फॉर्मूला पहले हो गया I इंटू टाइम, इसको आप T से डिनोट कर दिए। I के लिए आपने स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर लिया है और टाइम के लिए T, तो चार्ज का डायमेंशन हो गया 8। तो यहाँ पर यह बात समझना है कि हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं डायमेंशन लिखने के लिए, और उसके ऊपर क्या पावर, यहाँ भी 1 पावर, यहाँ भी 1 पावर। सो द पावर्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें स्टैंडर्ड यूनिट का जो पावर है वही डायमेंशन। यहाँ जो स्टैंडर्ड यूनिट है मास, लेंथ, टाइम, उसका जो पावर है वही डायमेंशन है। तो डायमेंशन से आपको क्लियर हुआ ये बात। आगे इसमें जो हमको पढ़ना है वो मेन चीज है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। उससे पहले हम थोड़ा सा एक्सेप्शन जानेंगे कि किन चीजों का डायमेंशन पॉसिबल है, किन चीजों का डायमेंशन पॉसिबल नहीं है। आपका डायमेंशन किस चीज का नहीं पॉसिबल है, जैसे कोई न्यूमेरिक वैल्यू, यहाँ आप देखो कोई भी कांस्टेंट 5 पाई या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो न्यूमेरिक वैल्यू 5 या कांस्टेंट पाई या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस, नो डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज आता है, सपोज कीजिए कि आपको आ गया यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। ये अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ देखोगे इसका डायमेंशन लिखना है तो r रेडियस है, इसके लिए आप l का पावर 3 ले लिए। ये पाई कांस्टेंट, इसका डायमेंशन नहीं होगा, 4/3 कांस्टेंट, इसका डायमेंशन नहीं होगा। तो वॉल्यूम इसका सीधे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डायमेंशन l क्यूब। यहाँ पाई और 4/3 का डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये आपको बात ध्यान में रखना है। अब हम आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जिससे आपके सवाल बनते हैं। ये कुछ डायमेंशंस है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, वहां आप डायमेंशन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने अभी निकालना बताया, डेंसिटी का देखिए मास बाय वॉल्यूम, मास के लिए उन्होंने m लिया, वॉल्यूम के लिए l क्यूब लिया, ml-3। फॉर्मूला पता है, आप डायमेंशन लिख लोगे। ये सिंपल सा भी हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, ये आप सॉल्व कर सकते हो, बड़ा आसान है। हमारा जो मेन जहाँ से क्वेश्चंस बनते, ये तो आपने डायमेंशन लिखना सीखा, डायमेंशन क्या है, किसका डायमेंशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। लेकिन जहाँ आपके क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन लेवल पर,
कॉलेज लेवल, तो यहाँ से ही आपके आते हैं, उसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसको मैं बताऊंगा एक एक एप्लीकेशन, और इस पर एक एक सवाल भी बताऊंगा। उसके बाद कल जो लेक्चर 3 लाएंगे उसमें मैं नीट के क्वेश्चंस कराऊंगा डायमेंशन से, और लेक्चर 4 में मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा डायमेंशन से, ताकि बेसिक लेवल से लेके आप हायर लेवल तक बात को समझे। प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी मैं आपको कराऊंगा, और कुछ एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से करवाऊंगा डायमेंशंस में। 4 लेक्चर में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया यूनिट एंड डायमेंशंस को, फिर मैं एरर लेके आऊंगा। इसी तरह मैं आपको बेसिक से जेईई मेन, नीट, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, ये सारे मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा बोर न लगे, वीडियो छोटा हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और डेली पढ़ने का आदत हो और मजा आए। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में पहला एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का कन्वर्जन आप यहाँ देख सकते हो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब ये क्या लिखता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मास m1 है, लेंथ l1 है, t1 है, और उसके ऊपर डायमेंशंस है a b c, और एक और फिजिकल क्वांटिटी है अदर सिस्टम में, ये आपका एसआई सिस्टम में है और एक अदर सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में हो सकता है, एफपीएस सिस्टम में हो सकता है। अदर सिस्टम में आपका जो है ये आपका एसआई सिस्टम में है सपोज कीजिए, और ये आपका कोई अदर सिस्टम है m2 l2 t2, इसके डायमेंशन a b c, ये अदर सिस्टम। तो आपका जो फॉर्मूला बन के आता है कन्वर्जन के लिए, आप कह सकते हो कि इसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू सारा बात यहाँ लिखा है, आपको नोट्स का कोई दिक्कत नहीं है, सब मिल जाएगा। आप बस क्लास को समझो, कैसे अप्लाई करते हैं मैं वो समझा रहा हूँ। नोट्स मेरे पीडीएफ में भी है, कई जगह नोट्स दिया हुआ है, चीज़ों को समझना, अप्लाई करना, जिसको आगे 11, 12, 10 से इसलिए थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ एप्लीकेशन पर ध्यान देना पड़ता है, यहाँ सवाल सॉल्व करने पर ध्यान देना पड़ता है, यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही अपना कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं, बस उसमें हम आपको मदद कर रहे हैं कि आप सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप देखो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके लिए मैं n1 ले लेता हूं, और इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू n2 ले लेता हूं। तो आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा n1 m1a l1b p1c इक्वल टू n2 m2a l2b t2c, ये आपका फॉर्मूला बन गया है। अब इसको एक क्वेश्चन से हम देखेंगे कि इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर एक प्रश्न देखो कि आपका दिया है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू इतना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू है 6.67 into 10 to the power -11। यूनिट्स पर ध्यान देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपका यूनिट्स है यहाँ, ठीक। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन अगर मैं यूनिट्स के हिसाब से अगर चलता हूँ, तो आप अगर निकालोगे तो ये आपका क्या है, न्यूटन फोर्स हो गया m at d - 2। अगर आपको डायमेंशन नहीं भी आ जाए, फिर लेंथ के लिए आप l स्क्वायर, मास kg स्क्वायर, m स्क्वायर, तो आपका जो डायमेंशन बचेगा ये यहाँ से कट गया, m का पावर -1, ये m ऊपर चला गया, p का पावर -2, l का पावर 2। तो देखिए यहाँ पर m का पावर -1, t का पावर -2, और ये मीटर स्क्वायर था यहाँ पर, और ये आपका हो गया kg स्क्वायर, तो आ गया l का पावर आपका यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये आप डायमेंशन लेके चल रहे हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि L2 और L1, तो L का पावर आ गया 3, T का पावर -2 और M का पावर -1, तो G का आपने डायमेंशन निकाल लिया। यहाँ से कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है,
आप बेसिक तरीका से डायमेंशंस को आराम से निकाल भी सकते हैं अगर आप भूल गए, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस यूनिट की मदद से ही मैंने जी का डायमेंशन निकाला। अब मैं कह क्या रहा हूं कि ये तो जी का एक सिस्टम में है, एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में 7 होता है, ये जी का 7 एसआई सिस्टम में, मैं इसको सीजीएस में करके दिखाऊं तो उसके लिए सीजीएस के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए आपको फॉर्मूला बनाना होगा। तो पहले सिस्टम में आप अगर देखोगे ये न्यूमेरिक वैल्यू n1 कितना है, ये है न्यूमेरिक वैल्यू n1, ये कितना है 6.67 10 टू द पावर -1। तो आप देखो आपको निकालना क्या है n2, निकालना क्या आपको न्यूमेरिक वैल्यू n2, और तब आपको बताना उसका डायमेंशन क्या होगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूला से n2 लेता हूं, n2 n1 हो जाएगा, यहाँ पर है आपका m1, यहाँ देखिए यहाँ पर है m1 डिवाइडेड बाय m2 इसका पावर a, l1 डिवाइडेड बाय l2 इसका पावर b, t1 डिवाइडेड बाय t2 इसका पावर c। मैंने क्या बोला कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो भी डायमेंशन आए इसको अदर सिस्टम सीरीज में मान लीजिए कन्वर्ट करना है, तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू n1 पहले से दे रखा है 6.67। भैया n2 क्या होगा, n2 करने के बाद ये मास लेंथ टाइम पर आपका पावर या डायमेंशन क्या होगा इसको हमको पता करना है। तो n2 के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब ऊपर वाला जरा दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। ये आपका n2 आ गया। अब आपने जो लिया m1 SI में आपने क्या लिया है 1 kg, तो m2 जो आप लोगे वो आपको CGS में था, ग्राम में है, तो अब इसको कन्वर्ट करने कितना होगा 10 का पावर -3 kg। सिमिलरली L1 आप कितना में लिए हो SI में 1 मीटर, और L2 को हमको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड वाला हम CGS में कंसीडर कर रहे हैं। सेकंड वाला हम किस में कंसीडर कर रहे हैं CGS में। तो हो गया 10 टू द पावर -2 मीटर 1 सेंटीमीटर। टाइम दोनों में सेम है सेकंड, यहाँ भी सेकंड, टाइम का तो कोई इशू ही नहीं है, 1 सेकंड आप ले लोगे हर जगह। अब अगर इसमें हम रखते हैं, ये आपका डेटा हो गया। अब अगर आप इसमें रखोगे तो n2 n1 है आपका 6.67 into 10 to the power -11। अब आप देखो m1 by m2, m1 कितना है 1 kg, m2 कितना है 10 to the power -3 kg, kg हो गया ये a आ गया a। सिमिलरली 1 by 10 to the power -2 मीटर है क्या आ गया b। और सिमिलरली 1 by 1 सेकंड है c। तो इसको जब आप कन्वर्ट किए तो ये आपका लाया लगभग 6.67 into 10 to the power -11। 10 का पावर 3 ऊपर चल जाएगा 3, ये चला जाएगा आपका 10 to power 3, आप इसको लिखोगे a। उसके बाद आपका चला जाएगा 10 to the power of 2, आप इसको लिखोगे b, और ये चल जाएगा 10 टू द पावर ये 1 का पावर c। इतना आपने लिख दिया, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, अब हल्का दिखना चाहिए, ठीक है। इतना जब आपने इसको लिखा, कहोगे सर ये a b c क्या है। हाँ, तो जब आपने यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का लिखा था, क्या लिखा m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। तो यही से हमने a आ गया हमारा -1, b आ गया हमारा 3 और c आ गया हमारा -2। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। n2 आपका आ जाएगा 6.67 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर ऑफ 3, इसका पावर हो गया आपका -1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2, इसका पावर हो गया 3 इंटू 1 का पावर हो गया -2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा
तो आपका n2 का वैल्यू आ जाएगा 6.67 10 to the power -11। देखिए ये हो गया -3, 10 का पावर आप लेते जाओ, -3 ये तो 11 है, 10 to the power of 6 into 1 to the power of -2। ठीक है, यहां से आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे n2 = 6.67 into 10 to the power of -2। ये आपको n2 आ गया इस तरह। और चूंकि आपने सीरियस में लिया है तो न्यूटन की जगह डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर आपका इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो मैंने ये पाया कि एक SI जो है 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बराबर होता है 6.67 10 to the power -2 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि 6.67 into 10 to the power of -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको जब सीजीएस में कन्वर्ट करके लाए तो हमारे पास आ गया 6.67 into 10 to the power -2 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको कर सकते हो कि 1 न्यूटन बराबर 10 to the power 5 डाइन। ये आप इस मेथड से कन्वर्ट करो, ये मैं होमवर्क देता हूं कि आप इस मेथड से इसको कन्वर्ट कर सकते हो कि फोर्स का एक ऐसा यूनिट 10 के पावर 5 डाइन सीजीएस, ये आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये कन्वर्जन हुआ, मतलब 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग, 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग। तो मेथड्स में मैंने ये सीखा कि मेरा जो बेसिक है, यहाँ आप देखिए ये आपका फॉर्मूला है, आपका G का जो भी था यहाँ से A B C आपको मिल गया उसके डायमेंशन से। अब ऊपर में आप ऐसा लिखे हो, नीचे में सीजीएस ग्राम है उसको SI में चेंज कर दिए केजी, फिर यहाँ सीजीएस सेंटीमीटर है उसको SI में चेंज कर दिए मीटर, फिर यहाँ पर सीजीएस आपका सेकंड में है उसको SI में सेकंड में, और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसको यहाँ लिखना है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू बन के आता है उतना आपका कन्वर्जन हो जाएगा। और कुछ सवाल करेंगे आगे, इससे नीट जेईई मेन और एनसीईआरटी का तो और क्लियर होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये तो पहला एप्लीकेशन था कि कन्वर्ट कैसे किया। नेक्स्ट एप्लीकेशन धीरे धीरे सब कुछ आराम से और समझ में आएगा, मैं इसको और क्लियर कर रहा हूँ। और भी जब मैं सवाल करूंगा, 2 लेक्चर मैंने सवाल के लिए रखा है, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल और नीट के, उसमें और आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली में और कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते बहुत कुछ आसान होता है। नेक्स्ट है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। तो ये आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि हर एक इक्वेशन एलएचएस का डायमेंशन, इस प्रिंसिपल में क्या कहता है कि एलएचएस का डायमेंशन बराबर होता है आरएचएस के डायमेंशन। तो डायमेंशन एलएचएस इक्वल टू डायमेंशन आरएचएस, ये इसका लॉजिक है, सिंपल सा। मतलब अगर मैं इस टाइम पीरियड को लेता हूं t बराबर 2 पाई रूट ओवर l बाई g, इस टाइम पीरियड को मैंने ले लिया। तो जब मैंने इस टाइम पीरियड को यहां पर लिया, LHS में आ जाइए, LHS में आपका t है तो LHS का डायमेंशन t, RHS में आ जाओ तो RHS में पाओगे पाई का 2 पाई कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन होगा नहीं। लेंथ का डायमेंशन l, ग्रेविटी का डायमेंशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन हो गया लेंथ t-2, ये आपका डायमेंशन आ जाएगा इसका l t-2। अब यहां से आप l कट गया तो आपका अंडर रूट आ गया t2, तो आपको क्या आ गया t। तो आपने क्या देखा, LHS = RHS। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर होगा। सिंपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इस पर आपको सवाल अवश्य आता है
बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। एक आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये क्वेश्चन देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो अभी मैंने क्या बोला कि LHS का डायमेंशन बराबर RHS का डायमेंशन होगा, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इस पर जो ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल आप बहुत सारा देखोगे कि आपको ABC का वैल्यू निकालना पड़ेगा, डायमेंशनली इसको बताना पड़ेगा। तो एक सवाल आपका दिया कि वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल का, वेलोसिटी का इक्वेशन दे दिया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस c b प्लस t। ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। अब फॉर्मूला के हिसाब से कह क्या रहा है कि ABCD आर डायमेंशन, तो इसका आप लिखोगे ABCD का क्या वैल्यू आएगा, ABCD का क्या वैल्यू आएगा। तो एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, टर्म्स। देखिए सवाल बनाने के लिए चीज क्लियर होना चाहिए, टर्म्स। टर्म्स क्या है उसको जरा सोचिए, मैथमेटिकल चीज है। आप लिखते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ तीन टर्म है, एक टर्म ये हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ और ये तीसरा टर्म हुआ। ये तीन टर्म है, ये फर्स्ट टर्म जहां प्लस लग गया माइनस लग गया टर्म हो गया ax माइनस b, तो यहाँ माइनस लग गया तो ये एक टर्म ये दो टर्म, ये टर्म बन गया, पहला टर्म दूसरा टर्म। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या कहता है कि LHS में जितने टर्म हैं वो RHS के टर्म्स के बराबर हैं। मतलब क्या कि अगर आप ऐसे लिखते हो a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d, ऐसे आप लिख दिए, तो LHS में LHS टू टर्म्स a and b, और RHS टू टर्म्स c and d। तो क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, मतलब डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स आर इक्वल, डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स आर इक्वल। यही मैं कि यहाँ जैसे आपका ये बना, हर एक टर्म का डायमेंशन बराबर होगा। इस लॉजिक से ये सवाल बना, हर एक टर्म का डायमेंशन बराबर होगा। LHS के हर एक टर्म का डायमेंशन RHS के हर एक टर्म के बराबर होगा, LHS के हर एक टर्म का डायमेंशन RHS के हर एक टर्म के बराबर होगा। यही मैं बता रहा हूँ। अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे कि मैंने यहाँ पर LHS में आप देख लो, LHS की तरफ आओगे तो एक टर्म वेलोसिटी, इसका डायमेंशन क्या होता है L(t-1), इसका ये डायमेंशन। तो इसका मतलब वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो a के डायमेंशन के बराबर है, वो b t के डायमेंशन के बराबर है, देखते ना यहाँ पर, और वो c d प्लस t के डायमेंशन के बराबर है। ये मैं समझा, ये सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम है, LHS के टर्म्स का डायमेंशन बराबर RHS के टर्म्स का डायमेंशन, यही है प्रिंसिपल ऑफ। तो अब आपको बोला कि A B C D इसका वैल्यू निकालो, तो यहां से A का वैल्यू वही आया जो V का है L(t-1), एक खत्म, A का काम खत्म, A का डायमेंशन मिल गया, A का डायमेंशन मिल गया क्योंकि वो V के बराबर है। अब मैं V से इसको इक्वेट करता हूं कि V अगर मैं BT के बराबर लेता हूं तो V का डायमेंशन क्या है L(t-1), तो आप इसे लिख सकते हो कि BT इक्वल टू L(t-1), तो B इक्वल टू L(t-1) डिवाइडेड बाय T, तो इसका मतलब B इक्वल टू L(t-2), तो B का भी निकल बड़ा आराम से निकल गया। मैंने क्या बोला कि हर एक टर्म का डायमेंशन बराबर होगा, तो B का डायमेंशन A के बराबर, उसका BT के बराबर, उसका सारे टर्म्स का डायमेंशन बराबर हो गया। तो जो A का डायमेंशन है वो B का है L(t-1), उसी तरह जो B का है वो BT का है, तो BT बराबर L(t-1), B का निकल गया L(t-2). सिमिलरली अब हमको इसका लिखना है कि C का डायमेंशन क्या होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं A B आ गया आपका,
सी के डायमेंशन के लिए देखिए भी आप उसके बराबर कर दो सी डी प्लस टी, सी डी प्लस टी, ये आपको v के डायमेंशन के बराबर है। सी डी प्लस टी आपको v का डायमेंशन के बराबर है। अब c का डायमेंशन v d प्लस टी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, बहुत आसान है एबीसी का वैल्यू निकालना। यहां देखो सी डी प्लस टी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन है एल टी माइनस 1 मतलब एल बाई टी। डी का डायमेंशन यहां पर क्या होना चाहिए कि यहां पर सी का डायमेंशन आएगा, ये बात आपको याद रखना है। और यहां पर आपको सी का डायमेंशन निकालना है। तो सी का डायमेंशन एक्चुअली में क्या होगा, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और आपको यहाँ डी का नहीं पता है, आप ऐसे लिख सकते हो डी प्लस डी। आपको यहाँ सी का नहीं पता है, आपको यहाँ डी का नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ये जो भी आएगा यहाँ पर, ये पूरा टर्म जो है वो वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर है। वो वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा, मतलब एल वाई टी के बराबर। तो अब जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर आपको एक लिटिल हल्का सा अगर नॉलेज लगाएंगे तो हमको सी और डी का डायमेंशन यहाँ पर पता आराम से चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, बुक से जरा सा हट करके आप लॉजिकल करो। सी आपका न्यूमरेटर में है और यहाँ आपका एल, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी का डायमेंशन जो होगा वो एल के बराबर में होगा। कंपेयर अगर हम करते हैं, हम अगर कंपेयर करते हैं, हम अगर चीजों को कंपेयर करेंगे तो हमको डायमेंशंस आराम से मिल जाएगा अगर हम चीजों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, और चूंकि वेलोसिटी का डायमेंशन आपको निकालना है तो सी आपका एल आ गया, तो जब आपका सी एल आ गया तो डी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो डी के डायमेंशन करेंगे तो डी प्लस टी बराबर टी आ गया। इसका मतलब यहाँ पर डी का डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, वो टाइम के ही बराबर आएगा, क्योंकि आप देखो दो टर्म बन गया ना, तो डी बराबर टी आ गया ना, सिंपल आपका यहाँ से निकल गया। ये हल्का ट्रिकी, मैं फिर समझा रहा हूँ, हल्का से ये ट्रिकी है इसमें कि कैसे निकाले। एक बार और इसको समझा देता हूं। सी डी प्लस टी, ये आपका जो आ रहा है वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर, क्योंकि सब आपस में बराबर, ये तो बात पता है। और इसको मैं लिख सकता हूं एल बाई टी। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूमरेटर को कंपेयर कीजिए तो सी का डायमेंशन एल के बराबर आ रहा है, और डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे तो डी प्लस टी इज इक्वल टू टी। अब हर एक टर्म का डायमेंशन बराबर होता है, तो इसीलिए d का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर। इस तरह आप ABCD यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपका एक सिंपलेस्ट तरीका है जिससे आज हमने दो एप्लीकेशन पढ़ा। कल के लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन, लेक्चर 3 में तीसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे और नीट की क्वेश्चंस करेंगे और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और एक और लेक्चर में हम लोग जेईई मेन के क्वेश्चन करेंगे। आपका यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट पैकेज में खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिएगा, कल के और क्वेश्चन में और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सपोर्ट कीजिए ताकि मैं मेहनत कर सकूं और आप लोग अच्छे से पढ़ा सकूं।